सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे COPD, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ओके, तो उसके और भी कई सारे नाम हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ कोल्ड, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, या फिर COAD, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, या फिर CAL, दैट इज़ क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, एंड कॉड बी, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो ये उसके अलग अलग नाम हो गए। तो इट रिफर्स टू ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमिया, अ पेयर ऑफ टू कॉमनली को एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ द लंग्स विच इन विच द एयरवेज बिकम नैरोड। मतलब गौर करेंगे ये सेंटेंस पे, दैट इज अ पेयर ऑफ टू कॉमनली को एग्जिस्ट मतलब दोनों साथ में होंगे, ठीक है, ऑफ द लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम नैरोड, मतलब बेसिकली एयरवे नैरो हो जाएगी ये दोनों जब को एग्जिस्ट करेंगे तब, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म देखने से पहले हम इधर पे पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, एंड मैं आपको बाद में एम्फीसाइमा के बारे में बताऊंगा, दैट इज आस्किंग डिटेल, ठीक है। तो देखो, टॉबैको स्मोक या फिर एयर पोल्यूशन अगर कोई पर्सन लेता है तो इट मे लीड टू द टू पाथ, दैट इज कंटिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स, ठीक है। तो अगर कोई ये एयर पोल्यूशन एंड टॉबैको स्मोक में कंसिस्टेंटली उसके टच में आ रहा है तो इट मे लीड टू द कंटिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, मतलब ब्रोंकियल्स में इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन होगा। एंड ड्यू टू अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो इलास्टिन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होगा वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटेक्ट कर रहा था उसको, बट वो नहीं होने की वजह से इलास्टिन ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो जो इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन होगा कंटिन्यूअल, ठीक है, तो मतलब एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से वो अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो दैट विल लीड टू द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एंड उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, दैट इज ब्रोंकियल इडीमा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, क्रॉनिक कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म, दैट आर द सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और दूसरी जगह जहाँ इलास्टिन का ब्रेक डाउन हो रहा है दैट विल लीड टू द एम्फीसीमा, ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर सेप्टा एंड एयरवे इंस्टेबिलिटी होगा उसकी वजह से। ओके, एंड दे बोथ विल लीड टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, फिर एयर ट्रैपिंग, डिस्पनिया एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एयरवे जो वो नैरो हो रहा है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर ट्रैपिंग, डिस्पनिया, फ्रीक्वेंट, एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू द फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, एंड दैट विल लीड टू द एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ठीक है, दैट विल कॉज हाइपोक्सिया, हाइपोवेंटिलेशन, मतलब प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, O2 का लेवल डाउन रहेगा जिसकी वजह से जो ब्लड होगा, O2 सप्लाई ऑफ ब्लड विल बी ऑल्सो डिक्रीज। एंड कॉर पल्मोनेल, अब ये कॉर पल्मोनेल क्या है, तो इट इज़ द अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट है उसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में अल्टरेशन हो जाएगा, कॉज्ड बाय प्राइमरी डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कोई भी प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल्स का जो होगा दैट इज अफेक्टेड। तो राइट वेंट्रिकल अफेक्ट हो जाएगा तो इट विल अफेक्ट द पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक में तो ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो रहा है, इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंड एक में जो इलास्टिन है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो उसके इलास्टिन के ब्रेक डाउन की वजह से जो एल्वियुलर सेप्टा है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जहाँ पे गैस ढंग से एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, एंड एयरवे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी उसकी वजह से। एंड दूसरी तरफ है दैट इज ब्रोंकियल इडीमा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बिकॉज ऑफ इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म होगा, एंड दे बोथ विल लीड टू द एयरवे नैरोइंग, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्पनिया एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। ओके, ठीक है, एंड कॉर पल्मोनल हमको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम ये टेबुलर फॉर्म ले लेते हैं, ओके, ठीक है। तो मैं एक पूरा समझा दूंगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस फैन, फिर एम्फाइसीमा लूंगा, ठीक है, बिकॉज एम्फाइसीमा हमको डिटेल में भी बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, पूरा उसको साथ में ले लेते हैं। ओके, डेफिनेशन में क्या है, दैट इज क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द ब्रोंकाई कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड कफ एंड म्यूकस फॉर्मेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इरिटेशन एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो रहा था, प्रोलॉन्ग कफ एंड म्यूकस फॉर्मेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब पॉजिटिव एजेंट्स हमने देखे पिछले पैथोफिजियोलॉजी में, दैट इज एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग मेनली, तो मेन कॉज इज स्मोकिंग, एंड रिस्क फैक्टर्स आर continuous attack of acute bronchitis and weak immune system, irritants and polluted air. Okay,
सिम्टम्स में दैट इज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई, कफ, प्रोडक्शन ऑफ क्लियर वाइट येलोइश और ग्रीन स्पूटम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम होगा दैट इज क्लियर वाइट, येलो और ग्रीनिश भी हो सकता है, एंड लैक ऑफ एयर, फटीग एंड चेस्ट पेन, बिकॉज एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई जो एयरवे होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, फटीग, चेस्ट पेन, ढंग से O2 नहीं मिलेगा उसकी वजह से। डायग्नोसिस में क्या है, इट इज़ based on medical examination. If wheezing or abnormal sounds are heard on auscultation, chest radiography, spirometry, sputum analysis and blood test are done, ठीक है। तो मतलब wheezing या फिर abnormal sound आ रहा है auscultation पे तो chest radiography, spirometry, sputum analysis and blood test are done. And treatment में क्या करेंगे, the treatment includes bronchodilators, cough medicines, anti-asthma drugs, anti-inflammatory drugs, corticosteroids, antibiotics are effective in bacterial infections, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक बार कफ एंड वो सब हो गया तो पैथोफिजियोलॉजी में आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में दैट इज़ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जो ब्रोंकोस्पाज्म, क्रॉनिक कफ, उसकी वजह से इट विल ऑल्सो लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, दैट इज विल ट्रीट वाया कफ मेडिसिन, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी दैट इज एनासिड्स, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेता है, ठीक है। तो इट इज़ द डेफिनेशन में दैट इज द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड कफ एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉजिंग पॉजिटिव एजेंट्स दैट इज स्मोकिंग एंड रिस्क फैक्टर दैट इज कंटिन्यूस एक्यूट अटैक हो सकता है ब्रोंकाइटिस का, या फिर वीक इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर एयर पोल्यूशन, ओके। सिम्टम्स में दैट इज इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई, प्रोडक्शन ऑफ कफ दैट में बी वाइट, क्लियर या फिर येलोइश या ग्रीनिश हो सकता है, ठीक है, एंड फटीग एंड चेस्ट पेन। डायग्नोसिस में दैट इज हम ऑस्कल्टेशन पे चेस्ट रेडियोग्राफी, स्पायरोमेट्री, स्पूटम एनालिसिस एंड ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, उससे हमको पता चल सकता है। एंड ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देंगे, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर्स, कफ मेडिसिन, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम आ जाते हैं दैट इज एम्फाइसीमा पे। तो एम्फाइसीमा क्या है, इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज वेयर टिश्यूज सपोर्टिंग द फंक्शंस ऑफ लंग्स आर डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये भी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है वेयर टिश्यूज सपोर्टिंग द फंक्शन ऑफ लंग्स, मतलब जो एल्वियोलस या फिर बोल सकते हैं सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द लंग्स जो सपोर्ट करे द सेल्स दैट आर डिस्ट्रॉयड। मेन कॉज दैट इज इधर पे भी स्मोकिंग है, एंड रिस्क फैक्टर्स आर एयर पोल्यूशन, हेरिडिटरी फैक्टर्स दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, फिर मेल जेंडर, एलर्जीज, अस्थमा, एज एंड कंजेनाइटल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया, एयर पोल्यूशन, हेरिडिटरी फैक्टर्स सच एज कंजेनाइटल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब सिम्टम्स में क्या है, दैट इज सीवियर डिस्पनिया एंड अफोर्ड टू एक्सेल एंड डिस्टिंक्टली एनलार्ज चेस्ट, मतलब चेस्ट बड़ी हो जाएगी, एंड सीवियर डिस्पनिया मतलब जो ब्रीदिंग है उसमें अफेक्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज एल्वियोलर को डैमेज कर रहा है, बिकॉज इलास्टिन की वजह से जो इलास्टिक फाइबर्स है वो रहेंगे ही नहीं, तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा इलास्टिन का, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है दैट विल नॉट बी एफिशिएंटली एंड दस लीडिंग टू द डिस्पनिया, ओके, मतलब सीवियर डिस्पनिया। एंड एफर्ट करना पड़ेगा एक्सेल करने के लिए, बिकॉज ढंग से ऐसा कुछ साउंड आएगा, मतलब जोर जोर से एक्सेल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, ओके। डायग्नोसिस में डन बाय एग्जामिनिंग द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ऑफन बाय स्पायरोमेट्री, मेजरमेंट एंड एक्सेल्ड CO लेवल्स एंड चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट बड़ी हो जाएगी तो चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं, एंड बाय स्पायरोमेट्री, ओके। एंड ट्रीटमेंट इज दैट इज इन्फ्लामेशन कैन बी डिलेड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इन्फ्लामेशन डिलेड हो सकता है, एंड ब्रीदिंग कैन बी एलिवेटेड बाय ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, बिकॉज नैरो पाथ हो रहा था तो ब्रोंकोडायलेटर्स की वजह से डायलेट होकर नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। कोलिनोलाइटिक्स प्रॉपरली बॉडी, तो ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कोलिनोलाइटिक्स से प्रॉपर बॉडी पॉइजनिंग एंड इवेंचुअली ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हम उसको देंगे, ओके। बॉडी पॉइजनिंग हो जाएगी तो इवेंचुअली वी विल गिव द ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन देंगे, दैट विल मतलब जो सीवियर डिस्पनिया हो रही थी उसको कम करेगा। सर्जरी अलाउज फंक्शनल लंग टिश्यू टू वर्क बेटर, ठीक है। तो अगर
सर्जरी हो जाएगी तो लंग टिश्यू जो फंक्शन है वो बेटर वर्क कर पाएगा। द ओनली डेफिनेटिव सॉल्यूशन फॉर एम्फाइसीमा इज लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर सीवियर डिस्पनिया हो गई एंड एल्वियोलर डैमेज हो गया तो उसको रिवर्सिबल फिर से सर्जरी करके लाना इट्स डिफिकल्ट, तो उससे बेटर है कि वी कैन जस्ट डू द लंग ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो एम्फाइसीमा को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, दैट इज द क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज वेर द टिश्यू सपोर्टिंग द लंग्स, उसके जो अफेक्ट वो फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, मेन कॉज दैट इज स्मोकिंग एंड जो जेनेटिक डिफेक्ट दैट इज डिफेक्ट इन द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन, या फिर मेल जेंडर को ज़्यादा हो सकता है, एंड एलर्जीज एंड आस्थमा। सिम्टम्स में क्या दैट इज सीवियर डिस्पनिया हो गया एंड डिस्टिंक्टली एनलार्ज चेस्ट, एंड डायग्नोसिस में दैट इज चेस्ट एक्सरे एंड स्पायरोमेट्री, एंड ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कोलिनोलाइटिक्स फॉर द एयरवे क्लियरेंस एंड O2 थेरेपी दे सकते हैं, एंड सर्जिकल प्रोसीजर में भी डन, एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट इज द लंग ट्रांसप्लांट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं एम्फाइसीमा पे, दैट इज डिफरेंटली हम क्वेश्चन पूछे जाता है तो वो तो हम लिख ही सकते हैं। तो अब ये एक डिटेल्ड वर्जन है, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा वो सब हम इधर ये क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इट इज़ enlargement of air spaces distal to the terminal bronchioles with destruction of their walls of alveoli। ठीक है, तो enlargement of air spaces होगा distal to terminal bronchioles, ओके, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, मतलब सिंपल सी बात है कि जो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई उसको डिस्ट्रक्ट करेगा एट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एज द एल्वियोलर आर डिस्ट्रॉयड एल्वियोलर सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद कैपिलरी डिक्रीजेस। मतलब एक बार एल्वियोलर की सरफेस एल्वियोलर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो उसका सरफेस है जहाँ से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ से क्या बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज हो रही थी वो कम हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू द लेस सरफेस एरिया कॉजिंग डेड स्पेसेस एंड नो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस देयर। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द हाइपोक्सिया, एंड हाइपोक्सिया उसकी वजह से क्या होगा दैट इज कॉज डिस्पनिया। इन लेटर स्टेजेस क्या होगा CO2 एलिमिनेशन इज डिस्टर्ब्ड एंड इंक्रीज इन CO2 टेंशन इन एट्रियल ब्लड कॉजिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अब CO2 एलिमिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा ढंग से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो CO2 लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो दैट विल लीड टू द सिंपल बात है एसिडोसिस। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप्स के होता है। ठीक है, एम्फाइसीमा में दैट इज सेंट्रियसिनार, पेनएसिनार एंड पैरासेप्टल, या फिर बोल सकते हैं डिस्टल एम्फाइसीमा। ओके, तो पहला देख लेते हैं दैट इज द सेंट्रियसिनार। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप होता है सेंट्रियसिनार, डिस्ट्रक्शन इन ब्रोंक्यूल्स मेनली इन अपर रीजन, इन्फ्लामेशन बिगेन्स इन ब्रोंक्यूल्स एंड स्प्रेड पेरिफेरली बट यूजुअली एल्वियोलर सेक्स रिमेन्स इंटैक्ट, ऑकर्स मोर ऑफन इन स्मोकर्स। ठीक है, तो इसमें तो क्या बात कर रहा है दैट इज डिस्ट्रक्शन इज मेनली इन द अपर रीजन ब्रोंक्यूल्स में, एंड इन्फ्लामेशन बिगेन्स इन द ब्रोंक्यूल्स एंड स्प्रेड्स पेरिफेरली। तो ब्रोंक्यूल्स में ही स्टार्ट होगा एंड इट स्प्रेड्स पेरिफेरली बट द एल्वियोलर सैक रिमेन्स इंटैक्ट। ओके, अब पेनएसिनार एम्फाइसीमा में डिस्ट्रॉयज एंटायर एल्वियोलस एंड मोस्टली इन्वॉल्व्स लोअर पोर्शन ऑफ द लंग। ओके, तो पहले में जो सेंट्रियसिनार था तो उधर पे ब्रोंक्यूल्स ऑफ अपर रीजन हो रहा था एंड इधर पे कहाँ आ रहा है इन्वॉल्व्स लोअर पोर्शन ऑफ द लंग एंड डिस्ट्रॉय एंटायर एल्वियोलस एंड मोस्टली इन्वॉल्व्स लोअर पोर्शन ऑफ द लंग। उसमें ऊपर वाले में एल्वियोलर सैक रिमेन्स इंटैक्ट, तो इधर पे एल्वियोलस इज totally destroyed. Disease is generally observed in individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. तो पेनिकर एम्फाइसीमा किस में होगा दैट इज जेनेटिकली डिफेक्ट इन द अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, उसकी वजह से होगा। एंड पैरासेप्टल या फिर डिस्टल एम्फाइसीमा किस में होगा इन्वॉल्व्स डिस्टल एल्वे स्ट्रक्चर्स एल्वियोलर involves distal airway structures as alveolar ducts and alveolar sacs. Okay, the process is localized around the septa of the lung or pleura. It is believed to be likely cause of the spontaneous pneumothorax. Okay, so it will involve the alveolar ducts and alveolar sacs. Okay, and the process is localized around the septa, मतलब कहीं पे spread नहीं होगा but it is localized to the septa of lung or pleura बोल सकते हैं, and it is believed to likely cause spontaneous pneumothorax and it will also cause the pneumothorax. तो pneumothorax सबको जैसे कि पता ही है कि it is the presence of air between lungs and chest wall causing collapse of lungs, मतलब उसकी वजह से lungs and chest wall के बीच में air present हो जाएगी that will cause the collapse of lungs. ठीक है, तो 3 टाइप के एम्फाइसीमा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रियसिनार में that is destruction of bronchiole mainly in the upper region and it will begins in bronchioles and spreads peripherally but the alveolar sac remains
intact. It is mainly caused in smokers. जो panic emphysema है that is mainly caused in deficiency of the anti alpha 1 antitrypsin deficiency में होगा and destroys the entire alveolus and mostly involves lower portion of the lung. And paraseptal emphysema में क्या होगा, that is involves distal airway structures, ducts and alveolar sacs. Okay, and it is localized around the septa of lung or pleura. Okay, and is the likely cause of causing the spontaneous pneumothorax, that is the presence of air between lungs and chest wall causing collapse of lung. अब हम आ जाते हैं दैट इज डायग्नोसिस पे. तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, दैट इज वाया ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन, स्पूटम एग्जामिनेशन, ईसीजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड स्पायरोमेट्री. अब मैनेजमेंट में दैट इज फर्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट. तो गोल फॉर द क्लाइंट with COPD are to improve the ventilation because airway is getting narrower, to facilitate the removal of bronchial secretions, to promote health maintenance, to reduce complications and to slow the progression of disease. ठीक है, तो ये सब सारे गोल्स है. तो फर्स्ट हम देंगे दैट इज स्मोकिंग सिजेशन. तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्मोकिंग, द एक्सेलरेटेड डिक्लाइन इन द पल्मोनरी फंक्शन स्लोस डाउन एंड पल्मोनरी फंक्शन यूजुअली इम्प्रूव्स. मतलब अगर स्मोकिंग हमको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करनी पड़ेगी वो पेशेंट्स में. ठीक है, फिर ड्रग थेरेपी में लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स दैट इज साल्मेटोर एंड फॉर्मोटेरोल. ओके, तो दैट आर द लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स. ठीक है, फिर बीटा 2 एगोनिस्ट दैट इज द प्रोवेंटिल एंड वेंटोलिन. ओके, एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दैट इज एट्रोपिन एंड बेंस्ट्रोपिन एंड मिथाइलजेंथिन यूज्ड इन सिंगल और कॉम्बिनेशन. एंड द नेक्स्ट इज द O2 थेरेपी. ठीक है, एंड फिर से रिवाइज कर लेंगे दैट इज स्मोकिंग सिजेशन. फिर ड्रग थेरेपी में ब्रोंकोडायलेटर्स दैट इज साल्मेटोर एंड सार्मेटेरोल एंड फॉर्मेटेरोल, एंड बीटा एगोनिस्ट दैट इज द प्रोवेंटिल एंड वेंटोलिन, एंड एंटीकोलिनर्जिक में डेट इज एट्रोपिन एंड बेंस्ट्रोपिन एंड मिथाइलजेंटेन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द O2 थेरेपी. अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में दैट इज हम करेंगे बेलेक्टॉमी, फिर लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन. ओके, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में इट्स नॉट बेलेक्टॉमी, इट्स बुलेक्टॉमी. तो बुलेक्टॉमी का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ बुल्ला. अब ये बुल्ला क्या होता है, तो बुला इट इज़ अ डायलेटेड एयर स्पेस इन द लंग पैरेन्काइमा. जो लंग पैरेन्काइमा होता है उसमें जो डायलेटेड एयर स्पेस है दैट इज़ द बुल्ला, एंड इट इज़ मेजरिंग मोर देन द 1 सेंटीमीटर. तो उसका निकालना ज़रूरी हो जाता है. ओके, एंड द लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन. ओके, कॉम्प्लिकेशन में दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ मोर फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, as increased risk factors of thinning bones especially if we use the oral corticosteroids. ठीक है, तो उसकी वजह से थिनिंग ऑफ बोन्स भी हो सकता है. प्रॉब्लम्स विथ वेट, हार्ट फेलियर एंड स्लीप प्रॉब्लम दैट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन द ट्रीटमेंट फॉर द एम्फाइसीमा. तो आई होप आपको ये पूरा एम्फाइसीमा समझ में आया होगा. फिर से मेनली तो इधर पे सेंट्रासिनार, पेनिसिनार एंड पैरासेप्टल या फिर एम्फाइसीमा, उसमें कौन कौन से एरिया, सेंट्रासिनार में अपर रीजन अफेक्ट हो रहा था बट एल्वियोलर सैक वाज रिमेनिंग इंटैक्ट. पेनिसिनार में तो बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ लंग एंड डिस्ट्रॉय द alveolus. Okay, and mainly lower part of lung is involved. Okay, and it is deficiency in enzyme of alpha 1 antitrypsin. and paraseptal में इन वो localized है and around the septa of lung and pleura में ही होता है. ओके, and it is the likely cause of the spontaneous pneumothorax. फिर पैथोफिजियोलॉजी, ये एक मेन आपको याद रखना है, दैट इज कैसे हो रहा है. ओके, एंड द टेबुलर फॉर्म दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. ओके, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा का डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सो मैंने आपको वो भी बता दिया, एंड एम्फाइसीमा अलग से भी मैंने आपको समझा दिया. ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड सो स्टे कूल, स्टे काम, stay healthy and stay fit. So thank you.